तो चलो फिर इनकी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। अब इनकी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज है इसकी वो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है हमारी प्री ऑपरेशनल, तीसरी जो है हमारी स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथी है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब अगर हम इनको एज के अकॉर्डिंग देखें कि कौन सी स्टेज किस एज तक रहती है, तो ये जो है हमारी 0 से 2 इयर्स तक होती है, ये आप 3 से 7 इयर्स की होती है समझो, और ये जो हमारी होगी वो 7 से 11, और फॉर्मल जो होगी 11 से अबव, मतलब जिससे एडोलसेंस होगी एडल्टहुड तक यहाँ तक होती है, ठीक है। अब इनको अगर देखो एग्जाम में इस तरीके का एक बार क्वेश्चन आया था 2022 की क्वेश्चन में आया, और शायद 8 जनवरी तक है, अगर मैं नहीं गलत हूँ तो 8 जनवरी को पेपर था वो। उसमें ये पूछ लिया था सीधे क्वेश्चन ये था कि जो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसका सीरियल ऑर्डर पूछ लिया था कि कौन सा ऑर्डर सही है ना। तो आप याद रखो सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लो आप SPCF, चाहो तो ऐसे याद करो, वरना जब आप इसको समझोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा ना कि 0 से 7 तक ये होती है सेंसरी, S से शुरू, F से F पे ख़त्म है, इस तरीके से देख लो, ठीक है। तो अब एक एक स्टेज के बारे में हम बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें क्या है। तो चलो इसको रब करते हैं, फिर जादू से गायब करते हैं, और क्या। चलो पहली स्टेज आ गई है। पहली स्टेज जो है हमारी वो सेंसरी मोटर स्टेज है। अब देखो यहाँ पे ये जो नाम है इसकी वजह से हम समझते हैं कि इसको सेंसरी मोटर क्यों बोला गया है। सबसे पहली बात तो इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है। मतलब अपने 5 सेंसेस का वो यूज़ करेगा, किसी को जिसको पहचानेगा, ठीक है, उनका हंस के क्या बोलते हैं वेलकम करता है, खुश हो जाता है। और कोई अननोन पर्सन स्ट्रेंजर होगा तो क्या करेगा, थोड़ा सहम जाएगा, डर जाएगा, जो उनके पास जाने से रोएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी उसको वो सूंघ के, स्मेल करके, किसी चीज़ को टेस्ट करके समझेगा ना, किसी चीज़ को टच करके समझेगा। तो मतलब अपने हर सेंसेस का यूज़ करता है वो। और मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट होता है जब वो अपनी दुनिया को कैसे समझेगा, सेंस और अपनी कुछ एक्टिविटीज़, एक्शंस करके, तब वो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी दुनिया को समझता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें जो हमारे सेंसेस होते हैं उनका यूज़ होता है। और दूसरा होता है कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इसमें एंड हो जाता है। मतलब इसमें रिफ्लेक्स एक्शन अभी बिगिन ही नहीं हुआ होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या कि मतलब जैसे बच्चा किसी गर्म चीज़ से जल गया तो वो यकीनी तुरंत हटा लेगा, ठीक, वो रोने लगेगा, वहीं पे हाथ रखा रहेगा ना, जो कोई वो उस चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा। जब धीरे धीरे बड़ा होगा तब बाद में वो पहचानता है। तो इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका था। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा एंड होता है, सेंसेस का यूज़ होता है, तभी इसको सेंसरी बोलते हैं। मोटर्स मतलब अपने बॉडी से एक्टिविटीज़ करके, ठीक है, इसलिए इसको मोटर बोलते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन मतलब वो नकल करता है ना। जिससे वही वाला एग्जांपल जो दिया था पिछली वीडियो में कि अपने फादर को दिखेगा शेविंग कर रहे हैं तो वो भी इनकी क्या करने लगेगा, नकल करने लगेगा। तो किस स्टेज में करता है, हमारे सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। और ऐसे देखो तो वो इन्फेंसी पीरियड में करता है, ठीक है। एक और आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। ये टर्म है, डायरेक्ट एग्जाम में इसी आता है, तो इस टर्म को इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि याद कर लेना अच्छे से। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब कोई चीज़ अगर उसको करनी है ना तो उसके अंदर वो एक रीज़न होता है कि हमें क्यों करनी है ना, इसको हम कैसे अकॉम्प्लिश करेंगे ना, और फिर वो क्या करेगा, उस पर वर्क करने लगेगा, वैसे वो काम करने लगेगा कि हाँ ये चीज़ अगर हमको अकॉम्प्लिश करनी है तो ये वे से इसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें वो एक गोल सेट कर देता है, गोल डिफाइन करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसीलिए इसको बोला जाता है। और एक जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो इस जिसकी वजह से स्टेज का वो जो बोला गया है कि मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या, देखो होता क्या है, शुरू में 0 से 1 ईयर में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ अगर देखो बच्चों की, आप जब तक वो किसी चीज़ को देखे नहीं होंगे या अगर उन्होंने देख भी लिया और आप उसको हाइड कर दो
तो वो कुछ दिन के लिए जब तक उनके साइड से दूर रहेगा वो भूल जाएंगे उसको, उसके बारे में नहीं याद करेंगे। मतलब किसी भी तरीके का स्कीमा नहीं बनाएंगे वो कि कोई इनको इन्फॉर्मेशन पता ही है, वो फुल्ली एकदम भूल जाते हैं। लेकिन बाद में 1 साल बाद मतलब 1 से 2 के बीच क्या होता है, उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट से अगर वो खेल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट देख लिया उन्होंने, बाप ने अगर उसको हाइड कर दिया तो उसको पाने के लिए वो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा ना कि मतलब तुमने क्यों हाइड कर दिया। उसको पता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मगर अभी उसको छुपा दिया गया, हमारे सामने नहीं लाया जा रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी हमारी किस में आती है, इसी स्टेज में आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कॉज एंड इफेक्ट है। अब इसका मतलब देख लेते हैं कि सपोज करो एक एग्जांपल है कि मान लो जैसे भाई बहन है दो, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, बहन बोलती है भाई से कि जल्दी अगर साइकिल चलाओगे तो हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन भी आया था कि अगर जल्दी साइकिल चलाओगे जल्दी पहुंच जाएंगे, या धूप में कपड़ा जल्दी सूखता है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा ये समझ जाता है कि किसी चीज़ की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉज एंड इफेक्ट की जो समझ होती है वो उनमें इस वाली स्टेज में डेवलप हो जाती है, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो जो किसी वजह से हो रहे हो, जिनसे कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, उस चीज़ को बच्चा अगर समझ पा रहा है, कैच कर पा रहा है, तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट होता है। और इस पे सिनेरियो बेस्ड टाइप भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस रीज़न की वजह से हुआ, और ये डायरेक्ट पूछ लेगा कॉज एंड इफेक्ट किस स्टेज में इसका डेवलप हो जाता है, तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में। तो फिलहाल इसमें इतनी चीज़ें हैं भी, और यहीं से भी क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर। ज़्यादा क्वेश्चन अब तक जो रिपीट हुआ है अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट परमानेंस रिपीट हुआ है और डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है। लेकिन हम सबको समझेंगे कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता हो, किस्मत के ऊपर है वो। अब ये हमारे सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहली स्टेज हमारी ओवर हो गई। अब इसके बाद कौन सी है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें भी ऐसी समझते हैं। तो जो दूसरी स्टेज है हमारी वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज को गौर से समझना ना, अगर चाय समोसा पापड़ खा रहे हो तो भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब देखो उसको क्यों हम बोल रहे हैं, गौर से समझना। इस स्टेज में क्या होता है, ये हमारी 2 से 7 ईयर्स की होती है, ठीक है। मतलब जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसको आप 3 से 7 बोलो, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है 3 से 7, तो 2 से 7 3 से 7 उतना मायने नहीं रखता है। तो ये जो स्टेज होती है हमारी प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर क्या होता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता है इतना ना, इतना नहीं सोचेगा वो। कोई भी चीज़ उसके सामने अगर आप रिप्रेजेंट करो, या मान लो आपने खाना रख दिया ना कि क्या है वो खाना, तो उसके लिए वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि खाना है तो क्यों है, ये कैसे बना है ना, इतना नहीं करेगा वो, इन्फेंसी में करता है सब। तो क्या उतना लॉजिकली नहीं सोचेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव बिहेवियर होता है उसका, ठीक है। इंट्यूटिव मतलब कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपको नॉर्मली समझ में आ जाए ना, जो सिंपली हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उसको हम बोलेंगे कि वो इंट्यूटिवली चीज़ हम समझ लिए हैं, या लैक ऑफ लॉजिक ना। दूसरा जो है इसमें हमारा होता है एनिमिज्म। अब एनिमिज्म मतलब क्या है, अब देखो एनिम मतलब क्या, एनिमल समझ लो ना। तो बच्चा क्या सोचता है कि जैसे हम खाते हैं पीते हैं, हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, तो जो उसके खिलौने होते हैं ना, वो उनको आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, अगर कोई छोटी बच्ची तो गुड़िया को सुला रही है ना, ठंडा का टाइम हो तो कपड़ा उड़ा दिया, या उसके लिए मम्मी से जिद करने लगी इसके लिए स्वेटर सिल दो। वो क्या समझते हैं, वो जानवरों को या फिर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको समझते हैं कि ये भी हमारी तरह हैं, ये भी सोते उठते हैं, इनके भी अंदर जान है, ठीक है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं, उनसे बात भी करते हैं बच्चे। या अगर क्लाउड देख लिया तो देखा कि क्लाउड है, तो क्या कहेंगे किसी ने पेंट किया एकदम वाइट वाइट ना, वो ऐसे सब रीजंस देंगे। तो उसको बोलते हैं वो एनिमिज्म उनके अंदर डेवलप हो गया है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा सिंबॉलिक थॉट, इसका डेवलपमेंट हो जाता है, सिंबॉलिक थॉट डेवलप्ड। अब सिंबल से मतलब आप समझ रहे हो कि क्या है, इमेज हो गई, सिंबल इमेज की फॉर्म में, या कोई उनके माइंड में कोई मान लीजिए स्कीमा बना हुआ है कि ये चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे हम खेल रहे थे ना, अब वो आपने छुपा दिया, तो उसका क्या होता है कि वो सिंबलिकली उसको समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ है, वही चीज़ है जो हमने मम्मी ने या पापा ने छुपा दी है ना, तो उनके अंदर ये थॉट आ जाता है। इसलिए मुझे बोलते हैं कि सिंबलिक थॉट उनके अंदर डेवलप हो जाता है। वो चीज़ों को एक बार देख लेते हैं तो फिर उनको बाय इमेज याद करते हैं ना, जिससे आप मूवीज़ देखते हो तो क्यों आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि आप उसमें इमेज देखते हो, तो वो जो इमेज होती है आपके माइंड में जाके बैठ जाती है, तो बाय इमेज वो याद करते हैं। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारा होता है सिंबलिक थॉट होता है। एक होता है हमारा मेक बिलीव प्ले।
अब अगर आपने पढ़ा होगा स्टेजेस चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, तो उसमें ये था खेल की जहाँ भी बात है किस में होता है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड में आता है। मेक बिलीव प्ले किस में आता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही वाली बात होगी, उठाएगा डंडा और दागना चालू कर देगा अपने परिवार वालों को ना। क्या समझेगा कि जो स्टिक है, वुडन स्टिक, ये हमारी क्या है, ये गन है, उसको गन समझने लगता है ना। तो वही होता है कि जो भी खेलेगा वो, या आपने देखा होगा जो बच्चे आपस में खेलते हैं कि हाँ ये इसको देख लो, ये डॉल है, बीमार है, हम डॉक्टर हैं, हम अभी आके इसका इलाज करेंगे। वो क्या करता है कि खेल में वो अपने तरीके से एक बिलीव बना लेता है कि जो चीज़ हमने सोचा है ये वही चीज़ है, वैसी चीज़ें हैं। अब ये हो गया मेक इन बिलीव प्ले। एक होता है हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब देखो ये बहुत छोटा पॉइंट है इसे, लेकिन अभी इसको जब ओपन करेंगे तो देखना, क्योंकि इसका मतलब शायद हो सकता है ना पता हो आप लोगों को, पता होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग देखो होता क्या है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि जो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होता है ना, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एक है तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ रीजनिंग है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं ना, कौन सा तर्क लगाते हैं जिस हिसाब से फिर हम उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, इसको हम रब करते हैं पहले जादू से, उसके बाद फिर समझते हैं। इस स्टेज में इनका तो कोई लेना देना नहीं है, इंडक्टिव डिडक्टिव का। मेन यहाँ लेना देना जो हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हम इंडक्टिव डिडक्टिव समझते हैं, तब समझोगे आप वो। रीजनिंग जो होती है हमारी, मतलब कोई भी जो हम तर्क देते हैं, ठीक है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा डिडक्टिव, जिसको आप डिडक्टिव मेथड भी बोल सकते हो, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव प्रोसेस ना। इंडक्टिव होता है हमारा दूसरा। ठीक है, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करके भी समझेंगे, फिलहाल इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसमें मतलब जो भी हम अप्रोच लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब ऊपर से नीचे, सपोज करिए ये हमारा हो गया, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें कॉन्क्लूज़न पहले ही पता है। ठीक है, कि हमें करना क्या है या कोई चीज़ कैसी है, वो हमें कॉन्क्लूज़न पहले पता है। फिर हम कहाँ आएंगे, उसके मेन पॉइंट्स पे आएंगे। उसके बाद हम किस पे आएंगे, जो भी हमारे उसके एविडेंसेस हों, ठीक है, या एग्जाम्पल्स हों ना, जिनके थ्रू हम समझेंगे, या पॉइंट्स हों, आइडियाज़ हों। ठीक है, ये मतलब हमारी ऐसे आएगी, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे। एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपने कोई, एक हो गया कि हमने बड़ा शहर देखा, ठीक है, आपको दिखा दीजिएगा दूर से कि क्या एक बड़ा शहर है या एक ये जंगल है। ठीक है, दोनों एग्जांपल समझेंगे। पहले हम बड़े शहर को लेते, मान लीजिए एक बड़ा शहर दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, आपको पता ना कॉन्क्लूजन है कि क्या एक बड़ा शहर है। अब आप धीरे धीरे अपने माइंड को किस हिसाब से रीजन करोगे, उसमें मेन पॉइंट्स ढूंढोगे कि ये बड़ा शहर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इमारतें हैं ना, लाइट 24 घंटा रहती होगी, ठीक है, मेट्रो बढ़िया चलती होगी, इस वजह से क्या बोलते हैं ये बड़ी सिटी हो गई। उसके बाद अब आप ऐसे तो एक पॉइंट हो गया ना, लेकिन अब आप उसको मानोगे कैसे, उसके कुछ एग्जाम्पल को दे, या आप खुद जाके देखोगे, तो मतलब क्या होगा, फिर आप उसके एविडेंसेस इकट्ठा करोगे, आइडियाज़ को पकड़ोगे, पॉइंट्स को पकड़ोगे। ठीक है, तब आप इसको टॉप डाउन अप्रोच कहोगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा ये इंडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब इसी का जस्ट आप अपोजिट कर दो कि आपको अभी कंक्लूजन कुछ नहीं पता है, ना मेन पॉइंट कुछ पता है, बस आपके पास क्या है, आइडियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं आपके पास, छोटे मोटे आइडियाज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये सब हमारे पास क्या हो गए हैं, हमारे पास आइडियाज़ तो हैं छोटे छोटे। ठीक है, कि हमें ये पता है कि हाँ ये हमारे पास एविडेंस है, ये आइडियाज़ है, यहाँ से मेन पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अब इनसे होगा क्या, इससे बनेगा क्या ना, उसको हम बोलेंगे कि ये बॉटम अप अप्रोच है, कि हमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ तो हमें पता है, इनका अगर हम यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, कौन सी बड़ी चीज़ बना सकते हैं। चलो फिर अब देखते हैं जो डिडक्टिव रीजनिंग का इसका मैक्सिम्स हम देखते हैं। इसको आप लिख लो निगमन विधि, और इसको हम बोलते हैं आगमन विधि हिंदी में, अगर, क्योंकि आपका जब हिंदी का पेपर होगा ना, फिर वहाँ पे ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद फिर स्लाइड करोगे। अब देखो इसके मैक्सिम्स क्या होते हैं। जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ये हमारा
जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है कि हमें जनरल कोई चीज़ पता रहेगी पहले और फिर हम स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ पर पहुंचते हैं। जैसे मान लो आपको रूल पता है, रूल से आप किधर जाओगे? एग्जाम्पल की तरफ ना। पहले आप रूल बताओगे फिर आप एग्जाम्पल बताओगे। तो ये टीचिंग के मेथड में भी यूज़ होता है। इसी को अगर और समझो, इसका अपोजिट कर लो, ये स्पेसिफिक से जनरल होगा और एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा। अब देखो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो एक काम कर लो, एक ट्रिक लगा लो। ई है इंडक्टिव और ई का है एग्जाम्पल, ठीक है। ई से क्या हो गया हमारा? ई इंडक्टिव, और ई से क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो मतलब इंडक्टिव क्या होता है? एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, ठीक है। और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी समझना। बाकी जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है। ये अपना भी थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करो, लगाओ इसके लिए ट्रिक जो भी समझ में आए। इसको अगर हम और देख लें तो हमने क्या बताया था इसको कि ये हमारी कौन सी अप्रोच थी? टॉप डाउन थी। और ये हमारी कौन सी थी? बॉटम अप अप्रोच थी। तो ये इसके मैक्सिम्स हो गए हैं कि अगर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि किस मेथड में हम रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, या डिडक्टिव रीजनिंग में या डिडक्टिव मेथड में क्या चीज़ होता है। उसमें उसने मान लो एक सिनेरियो बेस दे दिया है कि कोई टीचर है कक्षा क्लास 6 में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इंग्लिश। अब उसने क्या किया? पहले उसने एग्जाम्पल दे दिया फिर उसने रूल को बताया, ठीक है। जब मैथ्स पढ़ा रहा है पहले उसने रूल बता दिया फिर एग्जाम्पल बता दिया। तो पूछ लेगा इसमें कौन सा मेथड का यूज़ हुआ है ना। तो उसको हम ऐसे समझेंगे फिर आंसर कर देंगे। चलो अब इसके बाद ट्रांसडक्टिव रीजनिंग पे। अब ये क्या होती है हमारी? ये हमारी होती है स्पेसिफिक से स्पेसिफिक की ओर, ना तो जनरल से स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक से जनरल, ठीक है। सबसे आसान यही है, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक की ओर। फॉर एग्जांपल जैसे इस पे एग्जांपल ये देते हैं कि मान लो अगर कोई बच्चा है, अब गली में मान लो कोई कुत्ता भौंक दिया कस के, ठीक है। वो खेल रहा था बलून से, अचानक से बलून ब्लास्ट कर गया। अब उसके दिमाग में क्या आ गया कि अगर डॉग भौंकेगा बार्क करेगा तो हमारा बलून क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे उसने कौन सी चीज़ डेवलप कर ली अपने अंदर? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ डेवलप हो जाती है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। अब इसके हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के होते हैं। क्वेश्चन भी आता है वहाँ से। चलो साथ साथ में बताते रहेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, तभी आप लोग सीरियस भी होगे पढ़ने के लिए कि अरे भैया यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो कोई फालतू की चीज़ नहीं बता रहे, वरना फिर और लंबी वीडियो हो जाए। इनकी अगर हम लिमिटेशंस देखें, एक हमारा आता है वर्ड बहुत सुंदर सा, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। मतलब आत्म केंद्रित। बच्चा क्या होता है, उसको लगता है कि अगर हमें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को ये चीज़ अच्छी लग रही है। वो कभी अपने से दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखेगा, हमेशा वो अपना पर्सपेक्टिव देखता है, ठीक है। लेकिन कब तक? 2 से अगर 7 है तो मतलब 2 से 4 साल तक, ठीक है, 4 साढ़े 4 साल तक उसके अंदर ये चीज़ रहती है, ईगोसेंट्रिज्म ना। बाद में क्या होता है, यही बदल जाता है हमारा किसमें? फिर वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेगा ना। इसी में हमारी एबिलिटी आ जाती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरे के भी विचारों को इज्जत देगा वो, ठीक है। कि चलो भैया बहुत हमें अपनी मान ली, अब कुछ आप लोग के भी मान लेते, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो ना, तो दूसरे को भी समझेगा वो। दूसरी जो हमारी लिमिटेशन आती है इसमें, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। और ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन ही बना देंगे। इसीलिए कंटेंट अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर करा देंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को। अब इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट क्या आती है? ये पियाजे भाई साहब ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम चलो क्लियरली समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को जो पियाजे ने किया था, उन्होंने पहले एक कोई इस तरीके का बीकर लिया, ठीक है, थोड़ा चौड़ा बर्तन था। बच्चों के सामने उन्होंने क्या किया, इसमें
मान लो 1 लीटर लिक्विड था तो 1 लीटर लिक्विड डाल दिया, मतलब एक ही अमाउंट, ठीक है, पहले इस बर्तन में डाला, उसके बाद एक हमारा लंबा बीकर था, लेकिन वॉल्यूम क्या था, दोनों का सेम था। यहाँ पे जो वॉल्यूम था सेम था, 1 लीटर इसमें भी डाल दिया, पलट के इसमें डाल दिया। अब बच्चे से ये पूछा कि ज़्यादा पानी किसमें है, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि जो इस बीकर में पानी है, मतलब अगर इसको हम बी मान लें और ये ए मान लें, तो जो बी बीकर में पानी है इसमें ज़्यादा आएगा पानी, या इसमें ज़्यादा पानी है। तो किस वजह से ऐसा बोला, क्योंकि वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी तो इतना ही अमाउंट डाला ना आंखों के सामने, तो फिर इसमें वही पलटा, तो मतलब पानी बराबर होना चाहिए ना। तो वो क्या, उनका सेंटर किसकी तरफ खिंच गया, उनका सेंटर खिंच गया हाइट के तरफ, उन्होंने हाइट को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए उसको हम और क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट को अगर हम देखें, सारे टर्म्स पता होना ज़रूरी होता है। इसी को हम सेंट्रेशन भी बोल देते हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलते, मगर ये सेंट्रेशन मतलब भी यही होता है कि बच्चे का क्या होता है, केंद्रीकरण, मतलब बस एक ही चीज़ पे हो जाता है, फोकस उसका बस एक ही चीज़ पे होता है कि हाँ अगर हमने ये देख लिया, ये मान लिया तो बस यही होगा। अब ऐसे लाख तुम उसके वॉल्यूम सेम रख के साइज बदल दो, शेप बदल दो, वो तब भी क्या जवाब देगा। अगर उसने हाइट को फोकस कर लिया तो वो हाइट के हिसाब से जवाब देगा, ठीक है, लेंथ के हिसाब से कर लिया तो फिर लेंथ के हिसाब से जवाब देगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहे, तो इस स्टेज में क्या होता है, हमारे इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं लैक ऑफ डिसेंटरिंग। देखो ये सब इसलिए बता रहे हैं ना यार, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन तो देगा नॉर्मली, टर्म बदल देता है, और जब टर्म बदलेगा तो आप क्या होगे, हिल जाओगे वहीं पे कि भैया ये कौन सा वर्ड बोल दिया ना, आता वो क्वेश्चन भी हाथ से निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आए कि किस चीज़ में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट हो रही है, किस वजह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आप बोलोगे इस वजह से। पूछ लेगा उसमें ये जो क्वेश्चन दे देगा सिनेरियो में कि अगर मान लो ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, जहाँ पे वो अपनी थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा, सेंट्रेशन दे देगा ना, या डिसेंट्रेशन दे देगा, तो आपको क्या सेंट्रेशन चुनना है। और अगर ये नहीं देगा तो ये दे देगा कि ड्यू टू लैक ऑफ डिसेंटरिंग, या किस वजह से हो रहा है ऐसा, तो लैक ऑफ डिसेंटरिंग। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन आंसर जरूर कराएंगे, ठीक है, हर थ्योरी के भी कराएंगे। हम तो लगभग जितना भी कंटेंट पढ़ाते हैं सबकी प्रीवियस ईयर कराते हैं, उससे दो चीज़ हो जाती है, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि आप चीज़ सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी बात ये कि आप खुद भी रिविज़न कर रहे हो कि नहीं उस चीज़ को। तो ये चीज़ होगी हमारी इरिवर्सिबिलिटी के बारे में, और इसीलिए इसको एक और हम लिमिटेशन बोल सकते हैं, ये हमारा दूसरा है। तीसरा लिमिटेशन अगर हम बोलें जो यहीं से निकल के आता है वो होता है टेंडेंसी टू कॉन्संट्रेट, ठीक है। जाहिर सी बात उसके अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन की डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तभी तो इतना अच्छा कंसंट्रेशन होता है कि फिर एक जगह से हटता ही नहीं है ना। तो बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, एक ही जगह कंसंट्रेशन होता है, तो हटाना तो पड़ेगा ना, अभी पढ़ना है तो, ठीक है। तो ये इसकी कुछ होगी लिमिटेशंस हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी थर्ड स्टेज। चलो अब देखते हैं हमारी जो थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इस वर्ड से अगर आप देखो, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी लॉजिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, लॉजिक थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। लेकिन किसके लिए, सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए उसकी लॉजिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब अब वो तर्क लगा सकता है कि जैसे मान लो ये चीज़ कोई ये मार्कर है, ठीक है, अब वो इसको पहचान सकता है, बता सकता है कि हाँ ये सॉलिड है, सख्त है ना। इसका आपने कुछ नाम अगर रख दिया, इस मार्कर को कुछ नाम रख दिया, तो वो इन दोनों का नाम अलग अलग बता सकता है, इनकी पहचान बता सकता है। तो वहाँ पे वो तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो होता है हमारा वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। अब यहाँ पे उसको ये भी डेवलपमेंट हो जाता है उसका कि वो चीज़ों को रिवर्स तरीके से देख सकता है। सपोज करो वो वाला जो एग्जांपल हमने दिया था कंटेनर वाला, अब वो बता सकता है यहाँ पे कि हाँ इन दोनों कंटेनर में जो वाटर का अमाउंट है, जो लिक्विड का अमाउंट है वो बराबर है, ठीक है। पहले इसमें आपने भरा था उतना ही पानी, अब आपने इसमें भी भर दिया, तो हमारा जो भी अमाउंट है वो बराबर है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट किस में आती है,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और इरिवर्सिबिलिटी किस में होती है? इससे पहले वाले में, प्री ऑपरेशनल वाले में। तीसरा जो हमारा इसमें बात आती है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, उसमें बताया था अभी आपको, पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अब देखो इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या है, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार कि अब वो एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ बढ़ता है। मतलब पहले वो स्पेसिफिक चीज़ जानेगा, स्पेसिफिक चीज़ को समझेगा, स्पेसिफिक चीज़ से फिर जनरल की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का हमारा किस में डेवलपमेंट होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में, ठीक है। ये सब एक एक जो टर्म है ना, ये सीधे समझिए आपको क्वेश्चन आंसर है ना, इसको इस तरीके से पढ़िए। फोर्थ वन जो हमारा है, फोर्थ हमारा ट्रांसटिविटी। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ट्रांसडक्टिव और ट्रांसटिविटी ये दोनों अलग चीज़ है। वो जो हमारा था प्री ऑपरेशनल में था ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या ट्रांसडक्टिव मेथड या ट्रांसडक्टिविटी। ट्रांसटिविटी क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे अगर आपने 3 बॉल रख दी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी बॉल ना, ये हमारी बॉल ये हो गई, ये भी हो गई, ऐसी हो गई। अब जो बच्चा इस स्टेज में होगा वो क्या करेगा कि इन तीनों में आपको रिलेशन बता सकता है। अगर आप इससे कहोगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो कि मतलब सबसे छोटी कौन है फिर उससे बड़ी कौन, तो बता पाएगा कि सबसे स्मॉल ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ट्रांसटिविटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों में कंपेरिजन कर सकता है। फिफ्थ है हमारा, इसको हम ऐसे समझेंगे सी और एस। ये पे क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे सी का मतलब होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब वर्गीकरण। अब बच्चा क्या होगा, वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है, मतलब उनको कैटेगराइज कर सकता है, उनको कैटेगरी में रख सकता है कि ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सपोज़ करो अगर आपने कोई शेप बना दिया, ट्रायंगुलर शेप ना, जितने भी चीज़ होंगे वो कह देगा ये ट्रायंगुलर शेप में आता है। कोई स्क्वायर का कोई आपने बॉक्स दे दिया या कोई टॉय ऐसा दे दिया ना जो अलग अलग शेप्स में होगा, तो वहाँ क्या करेगा, उन शेप्स को पहचान के उनको एक कैटेगराइज कर देगा। कंजर्वेशन क्या होता है हमारा? कंजर्व करना, मतलब एक बार अगर उसने चीज़ को समझ लिया, ठीक है, जैसे वही अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हम उठा लें बीकर वाला, तो अगर एक बार उसने समझ लिया कि हमारी जो क्वांटिटी होती है वो सेम रहेगी, चाहे आप शेप साइज़ कितना भी उसका बदल दो, ठीक, वो समझ जाता है कि शेप और साइज़ कोई मायने नहीं रखता। हमारी क्वांटिटी अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर होगी। तो जो एक बार जिस नॉलेज को, जिस चीज़ को गेन कर लेगा, फिर उसको कंजर्व कर लेता है, फिर वो उन एलिमेंट्स के आधार पर अपनी नॉलेज को नहीं चेंज करेगा। वो समझ जाएगा कि अगर इसका शेप साइज़ बड़ा है तो कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम ये उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, ये लिक्विड जो उतनी जगह लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक सीरिएशन। अब सीरिएशन क्या होता है? सीरिएशन, सीरियस से आप समझिए कि सीरीज़, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लेते हैं ABC, मान लो अगर कोई बर्तन हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो कि इनको सीरीज़ में लगा सकता है वो। अगर आप बोलोगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, आप बोलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। ट्रांसटिविटी और सीरिएशन में बस हल्का सा इतना ही फ़र्क है कि ट्रांसटिविटी में क्या होता है कि वो आपको ये बता सकता है कि हाँ ये बड़ा है फिर इससे बड़ा है, वो इन चीज़ों में कंपेयर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि इसको एक ही ले में बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में बता दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दो, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज़ में बताना, तो उसको कहते हैं सीरिएशन, ठीक है। सेंस दोनों का एक ही है। एक और वर्ड होता है हमारा डिसेंटरिंग, ठीक है, अभी सुना था हम लोगों ने प्री ऑपरेशनल वाले में वो चीज़, डिसेंटरिंग मतलब सेंट्रेशन का उल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा, वो अपना भी पर्सपेक्टिव रखेगा, ठीक है, सामने वाला का भी पर्सपेक्टिव रखेगा, ठीक है, चीज़ों को बस अपने हिसाब से नहीं जज करेगा, अपने हिसाब से नहीं समझेगा, ठीक है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन चीज़ों को समझेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डिसेंटरिंग। और किस वजह से होती है ये, हमारी जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इसमें डेवलप हो चुका है ना, उसके वजह से है ये। तो इसलिए अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि अगर वो ये चीज़ कर पा रहा है या चीज़ों को रिवर्स कर पा रहा है तो किस वजह से कर पा रहा है, तो ड्यू टू डिसेंटरिंग, ठीक है। और अगर नहीं कर पाएगा तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा, लैक ऑफ डिसेंटरिंग, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना इसके एक और पॉइंट पे जो है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये 7th पॉइंट है, 6th है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। स्पेशियल मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वो शेप्स के बारे में उसको अच्छी समझ हो जाएगी, क्योंकि वो जिन जिन चीज़ों को देख लेगा ना
उन पे वो लॉजिक लगा लेगा आराम से, ठीक है। तो उसको शेप साइज़ हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगी। सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। वो किस स्टेज में अगर पूछे एग्जाम में डेवलप होती है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, तो किस में होती है हमारी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलो इसको भी रब करते हैं। फोर्थ वाली जो है हमारी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमारी 11 से, ठीक है, उसके अबव होती है। फिर अब देखो इस स्टेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक बच्चा लगाता है उसकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या था इससे पहले कॉन्क्रीट वाले में, कॉन्क्रीट के लिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंग के लिए। अब एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम छू महसूस नहीं कर सकते हैं, ना छू सकते ना महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि बस हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया उस तरीके से। तो वो चीज़ों को क्या करेगा, अब वो क्योंकि अब उसके अंदर स्कीमा बन गया है तो वो चीज़ों को अपने इमेजिनेशन से समझ सकता है ना। तो यहाँ पे उसका जो लॉजिकल जो तर्क देने की शक्ति होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ वो उन चीज़ों पे दे पाता था कॉन्क्रीट में जो कॉन्क्रीट चीज़ होती थी, उनको देख के, ठीक है, उनको महसूस करके वो तर्क दे देता था। लेकिन यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आ जाता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। अब वहाँ पे इंडक्टिव आता है तो डिडक्टिव आता है, तो इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। डिडक्टिव रीजनिंग क्या, वही मतलब अब ये हमारा रूल से एग्जाम्पल की ओर बढ़ता है, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक जाएगा, ठीक है, तो बस उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग। तीसरा जो हमारा आता है इसमें हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेटिकल थॉट्स आ जाते हैं उसमें, डेवलप हो जाते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है, थॉट्स। सपोज करो आपने उसको कोई सिचुएशन दे दिया ना, या किसी ऐसी सिचुएशन में वो पड़ गया कि जहाँ पे वो क्या करेगा, पहले एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि अगर हमारे साथ ये चीज़ होगी अब इससे हम कैसे क्योर करें खुद को, कैसे हम बचें, या इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकले। तो पहले उसके माइंड में क्या होगा, ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे, फिर उन आइडियाज़ में से वो उन आइडियाज़ को चुनेगा जिससे उस पर भरोसा कि हाँ इससे हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं या ये काम हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो सोचने की उसमें जो डेवलपमेंट होगी, सोचने की जो क्षमता आती है वो उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, ठीक। अब हमारा जो फोर्थ है यहाँ पे, इसको चाहो तो नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि नोट कर लोगे एक बार रख लोगे ना पास में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप अपने हिसाब से भी एक बार पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट जो होती है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट वाले में बताया था, इसी स्टेज में होती है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है जब इतना सब उसको आ ही जाएगा तो मस्तिष्क का विकास तो हो ही जाएगा ना उसके। तो जो भी हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो सब क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती हैं 11 से अबव, ठीक है। और इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं कमेंट कर देना। अब हमारी ये जो स्टेज है ना, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, फोर्थ स्टेज है हमारी वाली स्टेज अब कंप्लीट हो गई। तो जितनी भी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस थी वो हमारी इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इससे पहली वीडियो में हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप देख लेना, सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी, किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे मैथ्स हो, EVS हो, CDP हो, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम कुछ इसके अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं ना। तो जितने भी हम यहाँ पे कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो मैथ के कोई टॉपिक्स हों, EVS का कुछ टॉपिक हो, इवन पेडागॉजी भी हो, सब कुछ हम क्या करेंगे, पहले एक लेक्चर कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एक ही जगह पे आपको एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए ना, फिर 10 जगह भागना ना पड़े। और इतना पढ़ने के बाद आप एक काम करो, जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ी, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर खुद से कर पाओ तो ढूंढ के कर लो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कितना कंटेंट हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी हम तो अगली वीडियो में क्वेश्चंस देंगे ही, ठीक है। तो 10 से 20 क्वेश्चंस वहाँ पे भी देंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो आपको तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हमारा भी डेवलपमेंट करते रहो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।